हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, हम लोग जेपीएससी मेंस का आज फर्स्ट क्लास करने वाले हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स पेपर 4 का पॉलिटी सब्जेक्ट का, और इसका टॉपिक है अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन व्यवस्था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स आपका पेपर 4 के लिए, और ये फ्रेंड्स आपका 40 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका आएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन इस बार दे सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हम लोग झारखंड में भी बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, अनुसूचित जनजाति। तो ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बना सकती है, बहुत टाइप के क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। तो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन बनाए आयोग तो हम लोग उसके आसानी से आंसर कर सकें। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अब डेली इस पे क्लास लूँगा जेपीएससी मेंस के लिए, और जेएसएससी सीजीएल का भी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन जो भी मीडियम है मैं उसी से पढ़ाऊँगा, और पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को पूरा तैयारी कराया जा सके। और इस पे मैं फ्रेंड 2 पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट कि आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और अगर आपको ये टॉपिक पूरे अच्छे से समझ में आता है तो आप लोग फ्रेंड्स कमेंट में करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और मैं इस पे टाइम दे करके वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को समझा रहा हूँ। तो आप लोग को अगर ये समझ ही में नहीं आएगा तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई इसमें मतलब ही नहीं है। तो मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। फिर अगर आप लोग को पसंद आता है और समझ में आता है तभी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। देख करके ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखिए बहुत मेहनत लगते हैं वीडियो बनाने में भी, तो आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा। और पढ़िए, पूरे वीडियो को देखिए, समझिए। अगर समझ में आता है तो कमेंट करके बताएं, जिससे मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले अनुसूचित टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक क्या है। पहले अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन व्यवस्था। जो अनुसूचित क्षेत्र होता है और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र होता है, उसका प्रशासन व्यवस्था क्या है, उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। फ्रेंड देखिए, इसके भूमिका के बारे में पढ़ते हैं। भूमिका देखिए, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा ये हम लोग को भी नहीं पता है, इसलिए टॉपिक को क्लियर रखेंगे। क्वेश्चन तो कैसा भी पूछ सकता है, तो आप लोग अगर ये समझे हुए रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको लिख सकते हैं। बस इसको आपको लिख करके प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के लिए मैं इसका PDF भी आप लोग को दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इसका भूमिका देखते हैं। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब देखिए, संविधान का जो 5वां और 6ठा अनुसूची है, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ये क्षेत्र राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में से किसी भी स्थिति में हो सकते हैं। ये संघ राज्य क्षेत्रों में भी हो सकते हैं, यूनियन टेरेटरीज में, या फिर किसी स्टेट में भी हो सकते हैं ये क्षेत्र। संसद ने विधि बनाकर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। अब संसद एक विधि बनाया है, कानून बनाया है संविधान में, है ना, उसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र और किस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो संसद द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसरण में राष्ट्रपति ने कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र घोषित किया है। तो संसद के द्वारा जो अधिकार मिला हुआ है राष्ट्रपति को, उसके अनुसार राष्ट्रपति कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित घोषित किया है और कुछ क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र घोषित किया है। जैसे कौन कौन से क्षेत्र हैं,
ये क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के अतिरिक्त अन्य राज्यों में स्थित है। देखिए असम, मेघालय जो पूर्वी राज्य है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अन्य राज्यों में ये क्षेत्र घोषित किए गए हैं। आगे पर देखते हैं। संविधान की अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब हम लोग ऊपर देखें कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 दो में दिया गया है, प्रावधान किया गया है अनुसूचित क्षेत्र का, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का। तो अनुसूची 6 में किसके बारे में दिया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उसका प्रशासन कैसे होगा, कैसे प्रशासन चलाया जाएगा उस क्षेत्रों में, तो उसके बारे में दिया गया है अनुसूची 6 में। और अनुसूची 5 में इन चारों राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अधीन आने वाले अनुसूचित जनजाति तथा जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। अब अनुसूची 5 में क्या दिया गया है? इन चारों राज्यों को छोड़ करके और जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र जो है उसका प्रशासन के बारे में संबंध दिया गया है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा भूमिका। देखिए फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस अभी क्या है, अभी समझिए इसको अच्छे से, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो। अब देखिए अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों का कैसा प्रशासन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे राज्यों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्र के साथ भिन्न रूप से व्यवहार किया जाता है। जैसा व्यवहार दूसरे राज्यों के साथ किया जाता है वैसा व्यवहार इनके साथ नहीं किया जाता है। इनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ वे आदिम निवासी रहते हैं। आदिम निवासी मतलब आदिकाल से वहाँ रहते आ रहे हैं, वहाँ के आदिवासी हैं वहाँ, है ना। तो इनके लिए अलग क्षेत्र वहाँ पे दिया गया है और उनका व्यवहार भी अलग किया जाता है वहाँ पे। वे सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। जो वहाँ के जो आदिम निवासी हैं वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, है ना। सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, फाइनेंशियल कंडीशन भी उनका अच्छा नहीं होता है और उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। उनका उत्थान के लिए, उनका विकास करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। अतः राज्यों में चलने वाली सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होती। इसीलिए और जो राज्यों में प्रशासन व्यवस्था जो चली आ रही है उससे क्या होगा, उससे इनका उत्थान नहीं होगा, उनका विकास नहीं होगा। इनके विकास के लिए अलग तरह का विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है, अलग प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया जाता है। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार की इन क्षेत्रों के प्रति अधिक जिम्मेदारी होती है। केंद्र सरकार इन क्षेत्रों पे विशेष ध्यान देती है ना, उनकी जिम्मेदारी अधिक होती है इन क्षेत्रों में। 5वीं अनुसूची में वर्णित प्रशासन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। अब 5वीं अनुसूची में कुछ प्रशासन की कुछ विशेषताएं हैं। 6ठी अनुसूची के बारे में नहीं बोल रहा है, 6ठी तो मिजोरम में ये त्रिपुरा वाला हो गया। 5वीं में हम लोग जो उन चारों राज्यों को छोड़ करके उनका कैसा विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। देखिए पहला क्या है? पहला है अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करता है और कैसे करता है? राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। किसको अधिकार है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति जो जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करना है वहाँ उस राज्य के राज्यपाल के साथ वो परामर्श करके किसी भी अनुसूचित क्षेत्र
के क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, सीमाओं को बदल सकता है, उसके बॉर्डर को बदल सकता है और इस तरह के नामों को बदलने का अधिकार है और उसका नाम भी बदल सकता है। वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किसके परामर्श से? तो राज्यपाल के परामर्श से। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर ऐसे क्षेत्रों के नाम को रद्द करने के लिए नया आदेश दे सकते हैं। अब राष्ट्रपति जो है जिस क्षेत्र से ये सलाह लेगा, जिस क्षेत्र के राज्यपाल से, तो सलाह लेकर उस क्षेत्र का नाम को ये रद्द भी कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। तो इसमें शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन सलाह किसके सलाह लेकर को करेगा? वो राज्यपाल के सलाह से करेगा। केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति। अब केंद्र और राज्य का क्या कार्यकारी शक्ति है इन क्षेत्रों में, उसके बारे में पढ़ेंगे। राज्य की कार्यकारी शक्ति उनके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होती है। अब कोई स्टेट है, उसका जो राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार या तो आपका केंद्र सरकार, तो जिस क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र को घोषित किया गया है अनुसूचित क्षेत्र, उसमें भी राज्य सरकार का शक्ति और केंद्र सरकार का शक्ति उस क्षेत्र में भी लागू होती है। ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है। उस क्षेत्र में क्या विकास हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, सारा प्रशासन के बारे में राज्यपाल क्या करेगा? हर साल राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देगा, हर साल। या जब राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के बारे में जानना चाहे या फिर साल के बीच में ही या कभी भी राष्ट्रपति इस क्षेत्रों के बारे में जानकारी चाहिए तो राज्यपाल को देना पड़ेगा। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना केंद्र की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत है। अब ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्य जो है केंद्र को निर्देश दे सकता है। ये केंद्र का कार्यकारी शक्ति हुआ। दो हम लोग देखें, 2 पॉइंट। एक था अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कैसे होती है, कौन कर सकता है। दूसरा, केंद्र और राज्य का क्या कार्यकारी शक्ति है इन क्षेत्रों में। तीसरा हम लोग देखेंगे जनजातीय सलाहकार परिषद। ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। अब जिस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है उस क्षेत्र में जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के लिए सलाह देती है। ये जो सलाहकार परिषद है, जनजाति सलाहकार परिषद, ये क्या करती है? अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के लिए सलाह देती है। क्या करेगी? जनजातियों के उत्थान के लिए, उनका विकास के लिए क्या करेगी? ये सलाह देगी। इसमें अब ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद है उसके बारे में बोल रहा है कि इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं, जिसमें 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। मतलब क्या बोल रहे हैं? इसमें जो टोटल तो 20 सदस्य होते हैं, लेकिन 20 का 3/4 सदस्य, 3/4 सदस्य क्या होने चाहिए? आपका विधानसभा में जो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि एसटी एमएलए जो होते हैं विधानसभा में, है ना, वो होने चाहिए आपका 3/4। किसका 3/4? 20 का वो होने चाहिए। इस तरह की परिषद वैसे राज्यों में भी गठित की जा सकती है जहां अनुसूचित जनजातियां तो हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। अब देखिए, किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है लेकिन उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज़्यादा है, तो वैसे में भी जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है। ऐसा राष्ट्रपति के निर्देश पर किया जाता है। ऐसा किसके निर्देश पर किया जाता है? राष्ट्रपति के निर्देश पर। अब है चौथा, अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि। अनुसूचित क्षेत्रों में
क्या लागू होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू ना करे या कुछ परिवर्तन व अपवाद स्वरूप उसे लागू करे। इसको समझेंगे। राज्यपाल को अधिकार है कि संसद कोई कानून बना रही है, कोई विधि बना रही है, कोई अधिनियम बना रही है, या फिर विधानमंडल विधानसभा कुछ कानून बना रही है, तो उसमें से कुछ अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं भी कर सकती है। किसके पास अधिकार है? राज्यपाल के पास ऐसा अधिकार है। या फिर उसमें कुछ परिवर्तन करके उसमें लागू कर सकती है, या फिर उसमें कुछ अपवाद स्वरूप लागू कर सकती है, एक्सेप्शन के तौर पर उसे लागू कर सकती है। राज्यपाल क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में शांति व अच्छी सरकार के लिए जनजाति सलाहकार परिषद से विचार विमर्श का नियमन बना सकती है। अब राज्यपाल क्या करेगी? अनुसूचित क्षेत्रों में शांति के लिए और अच्छी सरकार के गठन के लिए जनजाति सलाहकार परिषद से विचार विमर्श कर सकती है और उसके लिए नियम भी बना सकती है। ऐसे नियम के बीच भूमि के हस्तांतरण को निषेध या सीमित किया जा सकता है। ऐसा नियम के बीच किस तरह का वो नियम बनाएगा राज्यपाल? जो भूमि का हस्तांतरण को निषेध रोक लगा सकता है उसमें, या फिर सीमित किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि आवंटन को नियंत्रित किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों के जो सदस्य हैं उनके बीच भूमि को आवंटित को नियंत्रित किया जा सकता है। उसके जो सदस्य हैं उनके द्वारा क्या हो सकता है? भूमि का आवंटन, जो भूमि दूसरे को दिया जाता है, आवंटित किया जाता है, उसमें नियंत्रण किया जा सकता है। और क्या दिया है इसमें? और अनुसूचित जनजातियों के ही संदर्भ में साहूकारों के व्यवसाय को भी नियंत्रित किया जा सकता है। और जो साहूकार है ना, व्यवसाय के लिए अनुसूचित जनजातियों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन पे भी कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा इन नियमन से संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम जो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है को समाप्त या संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है? संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम जो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू है, जो पहले से लागू है, जो संसद या फिर विधानमंडल नियम बनाती है, अधिनियम बनाती है, तो वो लागू है, तो उसको समाप्त भी कर सकती है या फिर उसको संशोधित भी कर सकती है, संशोधन करके भी उसमें लागू कर सकती है। परंतु इस तरह की कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राज्यपाल कर सकता है लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति इसमें आवश्यक है। आगे पढ़ेंगे। संविधान अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु एक आयोग गठित करे। अब संविधान जो है, भारत का संविधान, वो अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति जो है राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु एक आयोग का गठन करे, है ना। अब इसके बाद क्या है? वह इस तरह के आयोग का गठन कभी भी कर सकता है बशर्ते संविधान के शुरुआत को कम से कम 10 वर्ष हो गए हों। ऐसा आयोग का गठन राष्ट्रपति कर सकता है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए, लेकिन ये कब से ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग कब से कर सकता है? तो जब संविधान बने हुए, संविधान के शुरुआत हुए 10 वर्ष हो चुके हों। तो जैसे संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो पहला इस प्रकार आयोग का गठन जो हुआ 1960 में हुआ था, 10 साल बाद, जिसकी अध्यक्षता UN घेबर ने की और 1961 में अपनी रिपोर्ट पेश की। करीब 4 दशक बाद दूसरे आयोग का गठन हुआ 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में किया गया। तो सबसे पहले कब किया गया था? 1960 में,
और अपना रिपोर्ट 1961 में पेश किया था। उसके बाद दूसरा कब किया गया? 2002 में। अब पढ़ेंगे जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन। वो क्या था फ्रेंड्स? अनुसूचित क्षेत्रों था ना। ये है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, संविधान की 6ठी अनुसूची में उसमें 5वीं अनुसूची वाला क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग 6ठी अनुसूची वाले 4 राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि इन्हीं 4 राज्यों में क्यों किया गया विशेष प्रावधान? क्योंकि और भी राज्य में तो जनजाति रहते हैं, झारखंड में भी रहते हैं, लेकिन इन्हीं राज्यों में क्यों किया गया? तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इन 4 राज्यों में विशेष व्यवस्था के निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है? निम्नलिखित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियां इन राज्यों के अन्य लोगों की जीवनचर्या में घुल मिल नहीं पाई है। मतलब क्या बोल रहा है कि 4 राज्य जो है और इनमें जो जनजातियां वहाँ निवास करती हैं, इन लोगों के जो जीवनचर्या है वो दूसरे लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाई है। ये अलग रहते हैं। जनजातियां जो हैं वो अलग रहती हैं, जो आदिकाल से अपने नियम जो उनके लिए बना हुआ है उन्हीं नियम को फॉलो करते हुए वहाँ पर रह रही है। दूसरे जातियों के साथ, दूसरे समुदाय के साथ ये घुल मिल नहीं पाई है, अभी भी वैसा ही है। ये क्षेत्र मानव विज्ञानी नमूने के तौर पर है। ये मानव विज्ञानी नमूने के तौर पर इन क्षेत्रों को रखा गया है। भारत के अन्य क्षेत्रों के जनजातीय लोगों ने अपने बीच के बहुसंख्यकों की संस्कृति को कम या अधिक भारत के अन्य क्षेत्रों के जो जनजातीय लोग हैं वे अपने क्षेत्रों में जो बहुसंख्यक लोग हैं, ज़्यादा संख्या में हैं, उनके संस्कृति को कम या अधिक रूप में स्वीकार कर लिया है ना। वो लोग दूसरे क्षेत्रों में जो आदिवासी जनजाति लोग रहते हैं वे दूसरे समुदाय को, संस्कृति को अपना लिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लोग अभी भी अपनी संस्कृति, रिवाजों और सभ्यता से जुड़े हुए हैं, है ना। इसलिए इन क्षेत्रों को संविधान द्वारा अलग स्थान दिया गया है और स्वशासन के लिए इन लोगों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। इसलिए सरकार क्या किया गया है संविधान के द्वारा कि इन स्थानों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है और इनका स्वशासन के लिए अलग पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं उन क्षेत्रों में? देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन की निम्नलिखित विषय, प्रशासन में क्या क्या विशेषताएं हैं उन क्षेत्रों में। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि टॉपिक बड़ा है और जेपीएससी मेंस की तैयारी के लिए तो वीडियो तो बड़ा ही बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तभी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है। अब इन क्षेत्रों में इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पे स्वशासी जिलों का गठन किया गया है, लेकिन ये संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर नहीं है। ये भी जिले उसी राज्य के कार्यकारी प्राधिकार में हैं, लेकिन इनका गठन अलग से किया गया है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है। राज्यपाल जो है स्वशासी जिलों को स्थापित करने का या पुनर्स्थापित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। अतः राज्यपाल इनके क्षेत्रों को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, नाम परिवर्तित कर सकती है या सीमाएं निर्धारित कर सकती है। स्वशासी क्षेत्रों के बारे में बोल रही है। अब है तीसरा पॉइंट, अगर स्वशासी जिलों में विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को विभिन्न स्वशासी प्रदेशों में विभाजित कर सकता है। अब जिस जिले में
कोई स्वशासी जिले हैं उसमें विभिन्न तरह की जनजातियां हैं, तो राज्यपाल विभिन्न स्वशासी प्रदेश का भी गठन कर सकता है, विभाजित कर सकता है। स्वशासी जिले को स्वशासी प्रदेशों में विभाजित कर सकता है। चौथा पॉइंट देखेंगे, प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। प्रत्येक स्वशासी जिलों में एक जिला परिषद होगा, उसके सदस्यों की संख्या 30 होगी, जिनमें राज्यपाल द्वारा 4 सदस्य नामित किए जाएंगे। राज्यपाल के द्वारा 4 सदस्य और शेष जो 26 सदस्य हैं वो वोटिंग के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा, बशर्ते परिषद को पहले विघटित नहीं कर दिया जाए। और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा, और मनोनीत सदस्य जो होंगे उनके वो राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे। प्रत्येक स्वशासी क्षेत्रों में अलग प्रादेशिक परिषद भी होती है। प्रत्येक स्वशासी क्षेत्र जो है उसमें अलग प्रादेशिक परिषदें भी होती हैं। अब है 5वां, जिला व प्रादेशिक परिषद को अपने अधीन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने की शक्ति है। जिला और प्रादेशिक परिषद जो है वो अपने क्षेत्रों में विधि बना सकती है। किस तरह का विधि बनाएगी? वे भूमि, वन, नहर, जल सरणी, उस क्षेत्र में जो भूमि है, वन है, नहर है, जल सरणी है, परिवर्ती खेती है, गांव प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह, तलाक, सामाजिक रूढ़ियाँ आदि, इन विषयों पर वो विधि बना सकती है। लेकिन सभी विधियों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। 6ठा है, जिला व प्रादेशिक परिषद अपने अधीन क्षेत्रों में जनजातियों के आपसी मामलों को निपटारे के लिए, अब जिला और प्रादेशिक परिषद जो है तो अपने क्षेत्र में जो जनजातीय मामला जो होता है उस क्षेत्र में उसके निपटारे के लिए ग्राम परिषद और न्यायालयों का गठन कर सकती है। वे अपील को सुन सकती है। इन मामलों में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण जो होगा वो कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जिला परिषद अपने जिले में प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, बाजारों, फेरी, मत्स्य क्षेत्र, सड़कों आदि को स्थापित कर सकती है या निर्माण कर सकती है। कौन कर सकती है? जिला परिषद। और जिला परिषद साहूकारों पर नियंत्रण और गैर जनजातीय समुदायों के व्यापार पर विनियमन बना सकती है। लेकिन ऐसे विनियमन के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। अब ऐसे विनियमन के लिए वो बना तो सकती है लेकिन राज्यपाल की स्वीकृति इसमें आवश्यक है। 8वां है, जिला व प्रादेशिक परिषद को भू राजस्व का आकलन व संग्रहण करने का अधिकार है। जिला और प्रादेशिक परिषद जो है वो भू राजस्व है ना, लैंड टैक्स जो होता है उसको आकलन कर सकती है उसका, और संग्रहण करने का भी अधिकार इसी के पास है। वह कुछ विनिर्दिष्ट कर भी लगा सकती है और कुछ टैक्स भी खुद से लगा सकती है। 9वां पॉइंट है, संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश में लागू नहीं होता है। संसद का या फिर राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम इन क्षेत्रों में स्वशासी जिला हो या फिर स्वशासी प्रदेश हो वहाँ लागू नहीं होता है, और अगर होता भी है तो अपवादों या कुछ फेरबदल के साथ लागू होता है। अब है 10वां में, राज्यपाल स्वशासी जिलों या परिषदों के प्रशासन की जांच और रिपोर्ट देने के लिए आयोग गठित कर सकता है। राज्यपाल क्या करेगा? स्वशासी जिले या फिर परिषद जो है वो तो प्रशासन चला रहे हैं इन क्षेत्रों में, लेकिन उनकी जांच कौन करेगा? उनकी जांच राज्यपाल करा सकता है, आयोग का गठन करके करा सकता है। राज्यपाल आयोग की सिफारिश पर जिला या प्रादेशिक परिषदों को विघटित कर सकता है। राज्यपाल जो है उस आयोग को जिसका गठन वो किया था उसकी जांच के लिए, तो अगर उसमें कुछ उसको दोष मिलेगा, कुछ
उसमें कमी मिलेगी तो उसका वो विघटन भी कर सकता है। तो ये था फ्रेंड्स, आज का क्लास में हम लोग पूरा इसके बारे में डिस्कस किए। और इससे फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस करें। और वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप लोग अगला वीडियो चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड और टाइम भी बहुत लगता है। अब देखिए, इससे एमसीक्यू भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेपीएससी मेंस में। तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, जो एमसीक्यू में काम आ सकते हैं। जैसे है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में प्रावधान है? तो 5वीं अनुसूची में। संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों पूर्वी उत्तरी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में, है ना। और तीसरा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में किस प्रकार के जिलों का गठन किया गया है? स्वशासी जिला। स्वशासी जिलों का स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। स्वशासी जिले के जिला परिषद का निर्माण कितने सदस्यों से मिलकर होता है? 30 सदस्यों से। स्वशासी जिले के जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अनुसूचित क्षेत्रों में भू राजस्व का आकलन व संग्रहण का अधिकार किसके पास है? जिला व प्रादेशिक परिषद के पास है। स्वशासी जिले या परिषद को कौन विघटित कर सकता है? राज्यपाल। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।